अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर का सामना कर रहा है। ज़ियारत में पुलिस चौकी पर हमले में 9 बहादुर अहलकारों की शहादत इस बात का सबूत है कि दुश्मन अब भी अमन को सबोताज करना चाहता है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्दों को हलाक करके वाज़े कर दिया कि हर हमले का जवाब पहले से सख्त होगा। इसी तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहायत अहम पैगाम लेकर सामने आई है। फोरम ने वाज़े किया है कि मार्का हक में नाकामी के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर, झूठे बयानियों और बैरूनी सरपरस्ती से पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, मगर ऐसी हर साजिश को बिला इम्तियाज और बगैर किसी रियायत के कुचल दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में अफगान सरजमीन के दहशतगर्द गिरोहों के इस्तेमाल पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया है और वाज़े किया गया है कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। सवाल यह है कि आखिर कब तक पाकिस्तान शोहदा के जनाजे उठाता रहेगा? क्या अब फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है? नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सिंतास मुआहदे की। पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की ज़राअत, मईशत, तवानाई और करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी का ज़ामिन है। अगर कोई इस हक पर डाका डालने की कोशिश करे तो ये सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, बल्कि कौमी सलामती पर हमला है। सवाल यह है कि क्या भारत पानी को जंगी हथियार बनाना चाहता है और क्या सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की। एक तरफ ईरान का वाज़ेह ऐलान कि धमकियां जारी रहीं तो अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे, और दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर पर हमले ने खित्ते की कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। ईरान और अमरीका एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि दुनिया तशवीश से ये मंजर देख रही है। ईरान ने दो टोक पैगाम दिया है कि अगर धमकियों का सिलसिला ना रुका तो जवाब भी दूसरी ज़बान में दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या सिफारतकारी बंदूक के शोर में दब जाएगी? नाज़रीन, इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब, हमें एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन किया, और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब भी मौजूद होंगे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। सर, दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सर उठा रही है, जिस पर फील्ड मार्शल ने बड़ा दो टोक और वाज़े पैगाम भी दिया है। क्या कहेंगे सर? हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, सवाल ये है कि आखिर कब तक ये कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ेंगी, और क्या अब ठोस इक़दामात उठाने का वक्त आ गया है? जी, बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने इनवाइट किया है। पहले तो बिल्कुल उन ख़ानदानों से और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से अफसोस का इजहार और शहादत के लिए दुआएं उनके लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वक्त है भी और वक्त चलता भी रहता है, क्योंकि ये कोई नेवर एंडिंग कैंपेन है। ये इसके अंदर जो दहशतगर्दी, प्रॉक्सी और ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होती है, इसका टाइमलाइन नहीं होती, इसकी जगह नहीं होती, इसका दिन और रात का तयन नहीं होता, और ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा उनके इनिशिएटिव कंटिन्यूस रहता है और हमें अब इसे ऑल द टाइम विजिलेंस रखनी होती है। हमने जो पिछले दिनों आपने देखा, पिछले साल अक्टूबर में भी हमने जो ऑपरेशंस किए थे इनसाइड अफगानिस्तान, वो बहुत ही मजबूरी के तहत किए थे, क्योंकि हमने देखा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमने वो कैंपेन जो की थी वो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करने का मकसद था। लेकिन जाहिर है, जैसे मैंने कहा, हमारे दुश्मन भी बहुत चालाक हैं, बहुत ज्यादा होशियार है। उनकी जाहिर है फंडिंग होती है स्पॉन्सर्ड। जब भी अफगानिस्तान को तो सबसे बड़ा मसला यही है कि वहां पर क्योंकि कैश स्टाफ मुल्क है, उनके लिए इंस्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी है। लेकिन अब जो बलूचिस्तान में हुई है, इसके लिए मेरा ख्याल है जो हमारे ईरान के साथ हम कंफर्ट लेवल, जो दोस्ती और हमारी एक बॉन्डेज डेवलप हुई है, हमें उसको ऐड ऑन करना चाहिए वैल्यू को, और उनसे भी दरख्वास्त करनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने एक कितनी बमबारी देखी, जाने जाया हुई, हम भी इसी एक नॉन एंडिंग ऑब्वियसली जिसका आप जिक्र कर रही हैं कैंपेन में शामिल हैं। तो उधर से ईरान को भी इस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि उनके बॉर्डर की तरफ से कोई ऐसे जत्थे जो माजी में होती रही थी वायलेशन, उधर से खासतौर पर BLA और दूसरी जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लगाम देने का सिर्फ यही तरीका है कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर ये कैंपेन लॉन्च करें और कोमिंग करें। बिल्कुल सही। मोहसिन बेग साहब, यही सवाल सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि कौन से ऐसे इकदाम हैं जो उठाने की ज़रूरत है? दहशतगर्दी की लहर जो सर उठा रही है, इसको हमने किस तरह से इस दहशतगर्दी का कला कमा करना है एक बार फिर से? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो देखें, जो एनिमीज ऑफ पाकिस्तान है, इंडिया, अफगानिस्तान और सम अदर कंट्रीज, वो कभी भी पाकिस्तान को वैसे मिलिटरीली डिफीट नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये प्रॉक्सी वॉर शुरू की हुई है, जिसके ऊपर हमारी इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर है।
और फेलियर इन द सेंस कि आप देखिए बलूचिस्तान, KPK एंड देन आज़ाद कश्मीर, तो इसके ऊपर तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। अटैक बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट से बढ़ गई है और रोज़ के ऊपर हम शरातें जो है वो ले रहे हैं, उसमें इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। तो इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ सब काम छोड़ के ये जितने तरक्याती बजट ये वो, आप देखिए बलूचिस्तान में अरबों रुपए जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, वो करप्शन की नजर हो रहे हैं। बजाय इसके कि इनको फंड्स दें, वो सिक्योरिटी लॉ के ऊपर लगाइए। आपको जो वसाइल चाहिए वंस फॉर ऑल, इन लोगों को स्पेयर नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान को इस तरीके से ब्लीड कर रहे हैं, वो चाहे KPK में हो, बलूचिस्तान में हो या आज़ाद कश्मीर में हो। तो इसके ऊपर तो 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और रियासत को फुल फोर्स के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल सही। नसीर वाक़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नसीर वाक़ा साहब, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ज़िला ज़ियारत में, जहाँ पे हमारे 9 अहलकार शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दी की लहर है जिसके बारे में फील्ड मार्शल साहब ने भी 2 टोक अल्फाज में कहा है कि जहाँ से ये दहशतगर्दी हो रही है वहाँ से भी दहशतगर्दी का ख़ात्मा होना चाहिए। अफ़गानिस्तान का हवाला दिया गया है, यकीनन भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है अफ़गानिस्तान। अब सर कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो हमें उठाने की ज़रूरत है और कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो फिलफौर जो है वो करने चाहिए? गज़ब लिल हक तो चल ही रहा है हमारा। देखिए, एक बड़ी अहम बात जो मोहसिन बेग साहब ने की है उसकी जानिब सबको तवज्जो देनी होगी कि तमाम तरक्याती मनसूबों के अखराजात और जो दूसरे अल्ले तलल्ले माजरत के साथ हुकूमतें खर्च कर रही हैं, सबसे पहला नंबर सिक्योरिटी का होना चाहिए। और जो हमारा अनसिक्योर बॉर्डर है वहाँ पे ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मैं बहुत अरसे से एक बात कह रहा हूँ कि जो बॉर्डर है वो हमें हर हाल में सिक्योर करना होगा। जब तक हमारा बॉर्डर सिक्योर नहीं होगा दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। इसके साथ साथ जब मैं ये तनासुब देखता हूँ ना 9 और 15 का, जैसे मुझे यहाँ अफसोस होता है कि ये तनासुब बहुत कम होना चाहिए। अगरचे हमें शहीदों पर फ़ख्र है और उनकी शहादतों पर पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है, पुलिस या हमारी दूसरी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ, इदारे, हमारी फ़ौज, हमारे दूसरे लोग, इवन के जो सिविलियंस भी इस पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं और जो शहीद होते हैं उन पर हमें फ़ख्र है। लेकिन उनकी जानो माल की हिफाजत करना हुकूमत की, हमारी सिस्टम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा सबसे ज़्यादा तवज्जो हमें इस जानब देनी चाहिए और हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सिक्योरिटी पे खर्च होना चाहिए। ख़ास तौर पर एक ऐसी फेंस लगनी चाहिए। ये जो गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग है ना, इसको बंद करना होगा। जैसे तुरखम का बॉर्डर कितना अरसा खुला रहा, आप अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो इतना आसान था पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से दाखिल होना कि जैसे लोग एक आम सड़क से दूसरी सड़क पे जा रहे हैं, कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट ज़रूर लगा हुआ था लेकिन ना तो कोई चेक एंड बैलेंस था, पता ही नहीं चलता था कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। क्योंकि देखिए, एक तो हमारी शक्ल शुबात बहुत ज़्यादा एक जैसी है, इंडियंस की और अफगानियों की और पाकिस्तानियों की, हम एक ही खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। शक्ल से तो पता नहीं चलता। देखो ना, चलो चीनी हो तो पता चल जाए यार ये तो चीनी है, अब शक्ल एक जैसी होती है। लिहाजा हमें इसमें बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मैं मोहसिन बेग साहब की बात से 100% इत्तफाक करता हूं कि, और मुझे ये खुशी है कि किसी बंदे ने इस टॉपिक पे बात की है कि ये बहुत ही अहम मामला है। हमें हर हाल में अपने बॉर्डर को सिक्योर करना होगा। इस पे पैसा खर्च करें, इधर उधर गाड़ियां गुड़ियां, देखें लोगों की जानो माल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। जो लोग शहीद हो रहे हैं, देखिए वो कितने कीमती लोग हैं, वो पुलिस के हों, वो कुछ भी किसी भी इदारे से हों, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। और जब मैं इसको तनासुब को देखता हूं 9 और 15, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसा क्यों है। हाँ, 1 और 15 का हो तो शायद मैं कहूं कि बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं। सही, आपका पॉइंट आ गया। खालिद चिश्ती साहब, सवाल यह है कि तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दीगर पड़ोसी ममालिक के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इसी पे फील्ड मार्शल साहब ने जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस
से खिताब किया है तो उन्होंने कहा है कि खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। सर, अब हमने ये जो अफ़गानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है, एक तो हमने कहा कि ईरान को भी हमें इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, इसके साथ साथ सर कौन से और ऐसे इक़दामात हैं जो हमने उठाने हैं? इससे पहले हमने देखा कि हमने अफ़गान शहरियों को का इनखला भी मुमकिन बनाया, हमने पूरी कोशिश की कि अफ़गान शहरी जो हैं वो अपने मुल्क वापस चले जाएँ। इसके साथ साथ जिस तरह से वाक़ई साहब बात कर रहे थे, बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी काम करने की ज़रूरत है। सर, मज़ीद कौन से इक़दामात हैं जो हमें उठाने हैं और क्या हमें कुछ फोरम्स ऐसे हैं जिनकी तरफ रुजू करना है ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता इस दहशतगर्दी से बच सके? ये जवेरिया, देखिए बिल्कुल ठीक कहा वागा साहब ने, मौसा साहब ने ठीक कहा कि ये ऑनगोइंग कैंपेन है, इसको एग्रेसिवली लड़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो हमें ज्यादा जहन में रखनी चाहिए, अब हमारी एक न्यू फाउंड लीवरेज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया ने हमें अब मान लिया है कि हम पीस लविंग मुल्क हैं, पीस कंट्रीब्यूटिंग मुल्क हैं। हमने इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग में। हमारे खिलाफ पिछले साल इंडिया ने कितना प्रोपेगेंडा किया था कि हम दहशतगर्दी सपोर्ट करते हैं, हम टेररिस्ट को हाउसिंग करते हैं, तो वो सारा निगेट हो गया। और अगर पिछली दफा हम जब एक रीजनली स्टेबलाइजिंग मुल्क के तौर पर उभरे थे, अब है ग्लोबल पीस मेकिंग कंट्रीब्यूटिंग मुल्क के तौर पर उभरे। तो आई थिंक हमें वैल्यू एड अपनी पोजीशन की करनी चाहिए। बड़े मुल्कों को, खासतौर पर अमेरिका, रूस और चीन, इनको डालना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा कि इंडिया बहुत स्पॉन्सर करता है, इंसेंटिव देता है, कोलैबोरेशन करता है, अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करता है। ऑल्दो चीन का भी अगर जिक्र किया जाए तो चीन ने भी पहले एक ऑफर की थी, आपको याद होगा कि रेलवे लाइन ऑफर की थी तालिबान को। उन्होंने ट्रेड, बिजनेस और नेटवर्किंग बढ़ाने की बात की थी, कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ाने की बात की थी। लेकिन क्योंकि इंसेंटिव वर्सेस इंसेंटिव होता है, ये कि कैश आउट मुल्क है, यहाँ पे इनके लिए स्टेबिलिटी है। वो समझते हैं कि जितनी इंस्टेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा उनकी वैल्यू होगी। आज अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाए और जाहिर है उसके नेबरहुड में अमन हो जाए किसी, तो फिर उनकी क्या वर्थ रहेगी, उनकी अर्निंग क्या है? दूसरी बात यह, वो पॉलिटिकली अकाउंटेबल नहीं है। अपनी हुकूमत उनकी जैसी भी है वो अपने लोगों के पास नहीं जाती, इलेक्टोरल उनकी वोटिंग कोई नहीं है, माइट इज राइट है। इसलिए वो समझते हैं कि एक बिडिंग या बार्गेनिंग लीवरेज ही उनका सर्वाइवल है, और जितना ज्यादा वो उसको करेंगे, अपने आप को इंस्टेबल करेंगे और उससे ज्यादा दूसरों को इंस्टेबल करेंगे, उतनी ही उनकी वर्थ बढ़ेगी। तो आई थिंक, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रही है, मैं भी अर्ज कर रहा हूँ कि ये वक्त आ गया है, दुनिया हमारी रेलेवेंस को भी समझ रही है, हमारी इंटेंशंस भी जान चुकी है। अब हमें इस कैंपेन को भी ग्लोबलाइज करना चाहिए, एक कैंपेन अवेयरनेस की चलानी चाहिए कि एक ऐसा मुल्क जो बॉर्डर पार से दहशतगर्दी करता है, और एक दफा नहीं, रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं हमारे शहादतें हो रही हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूं, जब कहा जाता है कि ऑपरेशन हमने शुरू किया और बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वहां पे इनोसेंट लोग मारे गए, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वहां इनोसेंट मारे गए। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि जितनी हमारी एयर ऑपरेशंस हुए हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वेल प्रिसाइज, वेल मेजर्ड और वेल टाइम्ड हुए हैं, और इंतहा दर्जे की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ली जाती है, काउंटर वेरीफाई की जाती है, काउंटर चेक करने के बाद ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं। तो ये सारा प्रोपेगेंडा है। और वैसे भी जब यहाँ पे मस्जिदों, इमाम बारगाहों में जो नमाज पढ़ते हुए जाते हैं, तो वो क्या मासूम नहीं होते? तो सबके मासूम होते हैं। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जब तक नहीं होगी, आई थिंक ये खिता आगे नहीं बढ़ सकेगा। बिल्कुल सही। मोहसिन बेग साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो पूरी सिचुएशन है, जिस तरह से बात कर रहे थे खालिद चिश्ती साहब के, कैंपेन को ग्लोबलाइज करने की ज़रूरत है। सर, कैंपेन को भी ग्लोबलाइज करना है, और इसके साथ साथ हम ये भी तो देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, तो पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं, ख़ासतौर पर इंडिया, उसे एक आंख ये चीज़ नहीं भा रही है। जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल प्ले किया, और इतना भरपूर रोल प्ले किया कि आज जंग बंदी है इन बिटवीन ईरान और अमेरिका। तो सर, ये हमें पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ होना है, लेकिन अब ये जो ग्लोबलाइज कैंपेन है, इसको किस तरह से हमने चलाना है, किस तरह से आगे लेके जाना है? यकीनन अब हमारा स्टेटस वो नहीं है जो पहले था, हमारा स्टेटस भी बदल चुका है, और इस कैंपेन में अब भरपूर जान भी है, लेकिन इसको हमने चलाना कैसे है? देखिए, कैंपेन तो आप करते रहिएगा, क्योंकि इंटरनेशनली ये बावर कराना जरूरी है कि आपके नेबरिंग कंट्रीज जो है, इंडिया, अफगानिस्तान एंड देन इजराइल, ये नेक्सस जो है, ये चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान स्टेबल ना हो। और ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है। उन्होंने तालिबान को रिसेंटली अपने साथ मिलाया, इजराइल ने बिलियन US डॉलर दिए ईरान खिलाफ भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी। तो नेचुरली हमारे यहाँ जो काउंटर करना है इस चीज को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत जरूरी समझना चाहिए कि ग्लोबल नक्शा क्या बन रहा है इस रीजन का।
इंडिया चाहेगा कि वो अफगानिस्तान के जरिए और अपने जरिए हमें डिस्टेबलाइज रखे और उसका नुकसान जो है वो हमारी इकोनॉमी को है। आप देखिए चाइना ने सारी अपनी इन्वेस्टमेंट पुल कर ली और कोई इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान में सब नहीं करा बिकॉज ऑफ दिस टेररिज्म। बलूचिस्तान में माइंस का बिजनेस है, पूरी दुनिया आना चाहती है लेकिन वो इसीलिए नहीं आने दे रहे। चाइनीज के जो ऊपर अटैक्स वो करते हैं वो उसका मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आया सोचना ये है कि कैंपेन इंटरनेशनली जरूरी, लेकिन हमने इसको काउंटर होम ग्राउंड पे कैसे करना है, तो उसके लिए तो एक ही रास्ता है कि आप वसाइल दें सिक्योरिटी एजेंसीज को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, एस्टैब्लिशमेंट हमारे जवान है, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दें, इक्विपमेंट दें ताकि इनके घरों तक पहुंचा करके। देखिए ये इतना ज्यादा ये बढ़ गया है कि अब ये कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। ये आपको पता है कोयटा में आ जाता है, ये 500 बंदा कोयटा में आता है, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है और ये बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि बिल्कुल काम हाथ से निकल जाए, आप सारे वसाइल लगाइए, किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए आपको। कोई दुनिया में कहता है आपके यहाँ इनका कला कमा करना बहुत जरूरी है और वो उसके बगैर आप बल्कि मुल्क और इसकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकेगी। एक तो हमें परवाह भी नहीं करनी चाहिए और दूसरा हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर, वाक़ई साहब ये सवाल आपके सामने रख लेती हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। आप देखें कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ये बात तो साबित कर दी कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। भारत ने कितनी कोशिश की कि वो पाकिस्तान को किसी तरह से दहशतगर्द मुल्क करार दे। उसने कई ड्रामे किए सारी दुनिया के सामने जो कि फ्लॉप हो गए, जैसे कश्मीर में उसने ड्रामा किया और दिल्ली में ड्रामा किया और इस तरह के कई ड्रामे वो करता है। बात ये है कि अगर आप गौर करें कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी क्या है, वो पैदा क्या करते हैं, अफ्यून, चर्च, इस तरह के जो गांजे वांजे वो बनाते हैं, और तो उनके पास है कोई ना, तो फिर ये पैसा, ये इतने बड़े बड़े जो उनके पास जखीरे हैं असले के, ये कहाँ से आते हैं? ये वो सारा पैसा है जो इसराइल और भारत उनको दे रहा है और वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को किसी भी तरह स्टेबल होने नहीं दे रहे। उनकी पूरी कोशिश है, जिसके पीछे भारत है, इसराइल है, वो ये चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से, हमारे इदारों की कोशिशों से हमने अपने ऊपर वो किसी तरह भी स्टिग्मा नहीं लगने दिया कि पाकिस्तान ने कभी दहशतगर्दी की हो, या जितने आज तक वाकयात हुए हैं पाकिस्तान हर उस वाक़े से बाहर निकल गया। अच्छा, एक बात जो अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट कह रहे थे वो ये है कि जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन से पहले हमारे तमाम मुसल्लह अफवाज, इदारे जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वो तमाम सिविलियंस को पहले दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ आप ये इलाका खाली कर दें, हमने यहाँ ऑपरेशन करना है, यहाँ दहशतगर्द हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा, अब अगर सिविलियंस वो जगह नहीं छोड़ते, उनके बार बार कहने के बावजूद, और अगर कोई इक्का दुक्का वाकया ऐसा हो जाता है तो गंदों के साथ घुन पिस जाता है और वो लोग जो वहाँ जगह नहीं छोड़ते, फिर आप मुझे बताइए हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे ऑपरेशन करने वाले इदारे क्या करें कि वो एक दो सिविलियंस को बचाते, हम अपने पूरे मुल्क के ऊपर आग बरसा लें? हमारे इन लोगों को चाहिए जो बॉर्डर्स पे रहते हैं कि जैसे ही हमारे इदारे वहां अनाउंस करें कि यहां ऑपरेशन होने जा रहा है और बराहे करम आप यहां से निकल जाए, तो वो निकल जाएं। वहां कभी ऐसा नहीं हुआ। वैसे मेरी नज़र में तो कोई सिविलियन ऐसा आज तक हमने तो नहीं देखा जिन्होंने को बहुत बड़ा एहतजाज किया हो कि जी यहाँ को बहुत बड़ी तादाद में ऑपरेशन के दौरान सिविलियंस मारे गए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सिंतास मुआहदे के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खालिद चिश्ती साहब, सिंतास मुआहदे की हम बात कर लेते हैं। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जो धमकियां दी जा रही हैं, इससे पहले हमने देखा कि भरपूर कोशिशें भी की गई, इस मुआहदे को सबोताज करने की भी कोशिश की गई। सिर्फ सवाल ये है कि सिंतास मुआहदे की अहमियत क्या है, और अगर कोई एक फरीक चाहे तो क्या वो इस मुआहदे से निकल सकता है जैसे कि भारत कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो कौन कौन से ऐसे फोरम से जहां पे हमें रुजू करने की ज़रूरत है?
देखिए जवेरिया, पानी ये कोई एरिया, जोग्राफिया या कोई जहाज या मिसाइल्स नहीं होते, ये लाइफलाइन होती है। बिल्कुल सही। और इसके अंदर 1948 में भी हमारी लड़ाई पहली भी, उसमें भी पानी, कश्मीर शामिल था, लड़ाई हुई थी आपके सामने, और उसमें भी पानी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। ये दुनिया पूरी मानती है। ये लाइफलाइन सिर्फ अमेरिका कनाडा में नहीं है, पूरी दुनिया में जहां भी अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन का होता है वो सॉर्टेड हो जाता है। और ये बड़ा यादगार मुआहदा जो हुआ था, सिंतास मुआहदा, ऑल्दो उसको डिबेट किया जा सकता है कि वो हमारे हक में ज्यादा था या इंडिया के, लेकिन क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं, इंटरनेशनल बाइंडिंग है, वर्ल्ड बैंक उसका गारंटियर है, तो हमें ये अबाइड बाय करना होता है। हमारी 1965 और 71 की जंगों के दरमियान भी कभी ये ना पाकिस्तान ने ना इंडिया ने इसको एज ए वेपन यूज किया था। अब देखिए, पहली दफा क्योंकि ये हुकूमत ने पहली दफा मिलिटराइज कर दिया हुआ है, पॉलिटिकल एजेंडे को एक मिलिट्री तरीके से इंडिया ने हासिल करने की पहले भी कोशिश की थी। 2025 में आपने देख लिया, हमने न्यू नॉर्मल नहीं होने दिया अपने दुश्मन को कि वो चॉइस करेगा कि कब उसने भावलपुर पर, बाकी जगहों पर हमला करना है, कौन दहशतगर्द है और किस वक्त उसको टारगेट करना है। हमने वो न्यू नॉर्मल नहीं बनने दिया। उसी की फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं कि उन्होंने वो करके पानी सिंतास मुआहदे को एज ए टूल यूज किया। लेकिन मैं क्लियर करता चलूं एज ए लास्ट सेंटेंस कि इंतहाई ये हमारे लिए सर्वाइवल का मामला है। हमारी फूड, हम बेसिकली एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हमारा सर्वाइवल फूड का भी डिपेंडेंट है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल, जाहिर इंडस्ट्री भी उसी से चलती है। ये सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के सेंस में इसको ना लिया जाए, बिजली और तमाम वो तरह की जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज बनती है वो भी पानी से बनती है। तो आई थिंक इसको थ्रेट को यूज करना इंतहाई खौफनाक, अफसोसनाक बात भी है। लेकिन इसी सांस में एक क्लोजिंग कमेंट में जरूर ऑफर करना चाहूंगा कि किसी वक्त अगर हिंदुस्तान ने ये मान या जोम रखा कि वो ऐसी इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर अनएथिकल बना लेगा, तो कौम को जरूरत पड़ी तो पाक फजाइया फुल्ली गियर्ड अप है काइनेटिक तरीके से भी ऐसी चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मोहसिन बेग साहब, आपसे मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना चाहूंगी। उसमें भी सिंतास मुआहदे की अहमियत पे फील्ड मार्शल साहब ने अपना भरपूर मौक़िफ़ जो है वो पेश किया, और वैसे भी पाकिस्तान जो है वो अपना ये स्टांस रख चुका है कि इस पर समझौता नहीं किया जा इसका। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, हमारे लोगों की ज़िंदगी इस पे मुनहसर है। सर, क्या कहेंगे कि सिंतास के हवाले से जो इस मुआहदे की वॉयलेशन भारत की तरफ से पहले भी की गई और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये मुआहदा जो है वो ख़त्म कर देंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत ये मुआहदा जो है वो अपनी तरफ से ख़त्म कर दे? देखिए, मैंने वो मुआहदा इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने जितना पढ़ा है, मेरे ख्याल में ये मुआहदा खत्म नहीं हो सकता। ये इंडिया की रिक्वेस्ट पे हमने मुआहदा किया, और इस मुआहदे के साइनिंग पे इंडिया ने हमें $60 मिलियन उस वक्त पे किए, और उस पे करने का मकसद था कि आप अपनी जो कैनाल्स हैं और डैम्स हैं या जो बैराजेस हैं वो बनाएं। वो डिटेल बहुत लंबी है। अच्छा, ये मुआहदा मैं नहीं समझता, ये बातों की हद तक है, जो पढ़ा है उसमें तो लगता नहीं है कि इंडिया ये मुआहदा खत्म कर सकता है। उसमें जो ट्रिकी पॉइंट्स है, इंडिया के 4 स्पिल ओवर जो है वो पाकिस्तान में आते हैं। अगर वो स्पिल ओवर हम बंद कर दें, वो ऐसे ही है जैसे मैं आपके घर का गटर बंद कर दूं, तो कितने दिन आप सर्वाइव कर सकेंगे? तो वो जो स्पिल ओवर है वो पाकिस्तान के पास ऐसी लिवरेज है कि हम अगर कल वहां ऐसी दीवारें या ऐसा उसका ब्लॉकेज कर दें तो इंडिया सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अच्छा, दूसरा, उस पानी को डाइवर्ट करना, वो भी इंटरनेट पे मौजूद है, आप जरा देखिएगा, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। उसमें वो कह रहे हैं कि ये अगर आज शुरू करें तो अगले 40 साल लगेंगे उस पानी को डाइवर्ट करने में। वो जो माउंटेन टेरेन है वो भी सुकड़ रही है। वो मतलब मेरे लिए तो अजीब सी बात थी। तो ये धमकी देना, कहना ठीक है, वक्ती तौर पे हमारे लिए भी ऐसा ही है कि हम अगर वो इस मुआहदे से फिरेंगे तो हम भी उसके काउंटर मैयर्स जो भी हैं वो करेंगे, डेफिनेटली करने भी चाहिए। और कभी भी किसी मुल्क को ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर, पानी हो या कोई और चीज हो, तो वेपनाइज नहीं करना चाहिए। और हमारी आर्म फोर्सेस और पाकिस्तानी हुकूमत जो है या लोग जो है वो मतलब वो इस इशू पे तो नेचुरली खड़े होंगे, और हमारी फौज भी नेचुरली उसके हुकूमत के कहने पे काउंटर मैयर्स करेगी। अच्छा, हमने ये देखा कि पानी के मामले पर, सिंतास मुआहदे पर हमारी जो सियासी क़यादत है वो भी यक ज़बान नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो ने भी इस हवाले से बात की है। फिर हम देख रहे हैं कि दीगर जो सियासी रहनुमा हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, इस पे बिल्कुल एक पेज पे हमें नज़र आ रहे हैं। और सर, भारत की अगर हम बात करें तो भारत अगर इसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है तो मेरे ख्याल में वो भूल गया है कि पिछले साल उसके साथ क्या हुआ था।
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ भी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी बयान आपकी हद तक ठीक है, लेकिन ये मुआहदा खत्म नहीं होगा। ये इसको डिटेल में पढ़ने की और टेक्निकल वैल्यूएशन की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल वो पानी डिवर्ट कर सकता है। अच्छा। तो मकसद ये है कि हमारे जो दरिया वैसे इस मुआहदे के अलावा हैं, उसमें तो वो वक्तन फौक्तन रावी उन्होंने चेंज कर लिया, चनाब के ऊपर कुछ डैम बनाए। हमारे जो उस वक्त की हुकूमत और लोग इस चीज को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने गद्दारियां की, वो यहाँ से पैसे खा के कनाडा भाग गए, जो हमारे एक कमिश्नर साहब थे। तो मकसद ये है कि थोड़ा सा जो है वो सोच समझ कर इसकी टेक्निकलिटीज को देखा जाए, और जो रेलिवेंट फॉर्म है उसमें हमें जाना चाहिए। उसमें तो कोई इतराज नहीं, चिट्ठी डालने में कभी भी नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। बिल्कुल सही। तो ये मोदी साहब अपने लोगों को खुश कर रहे हैं, पानी और खून एक साथ नहीं खा सकता भाई, बहता है, जब जरूरत पड़ेगी तो बह भी जाएगा, वो इन्होंने देखा हुआ है। ये कंफर्म सी चीज है जिन लोगों के जहन में, ये भी इंडियंस ने जो लास्ट ईयर अटैक किया वो नहीं करना था, ये मुसाद की इंफॉर्मेशन थी, ये वो टेक्नोलॉजी थी जो इजराइल इनको कह रहा था कि आप जाएं अटैक करें और पाकिस्तान रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उसमें हमारे कुछ दोस्त ममालिक को भी शायद गलतफहमियां थी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज के बारे में, तो वो सबकी गलतफहमियां दूर हो गई, इंक्लूडिंग भारत और इंक्लूडिंग इजराइल। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा से कभी ऐसी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। यही सवाल वाक़िज़ साहब के सामने रखते हैं। वाक़िज़ साहब, भारत का जब दिल चाहे इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोक ले, जब दिल चाहे मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पानी का रैला जो है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान की तरफ भेज दे, जब दिल चाहे वो ये कहे कि मैं इस मुआहदे से बिल्कुल अपने आप को अलग थलग करना चाहता हूँ। तो क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर भारत ऐसा करेगा, अगर हथियार के तौर पर पानी को इस्तेमाल किया जाएगा, तो पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब होगा? देखिए, 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंध तायास मुआहदा हुआ, जिसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान और भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने मिलकर दस्तखत किए थे। इसका मतलब यह है कि भारत किसी भी तरह सिंध तायास मुआहदे से इनहराफ नहीं कर सकता। अब ये मुआहदा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? दरअसल जुग्राफियाई लिहाज से भारत जो है वो कुछ उसकी हाइट ज़्यादा है, पाकिस्तान थोड़ा सा सतह समंदर से नीचे है, लिहाजा जितने दरिया आते हैं पाकिस्तान से वो भारत की तरफ से आते हैं। अब भारत ने क्या ड्रामा उस वक्त भी शुरू किया हुआ था कि जब उसका दिल चाहता था कि वो पाकिस्तान का पानी रोक लेता था, कभी डाइवर्शन कर लेता था, और इस पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया हुआ था पाकिस्तान की हुकूमत ने। और आप ये देखिए कि तकरीबन 9 साल के अरसे लगा सारी चीज़ों को कंपाइल करने में, और आखिरकार सिंध तायास मुआहदा पर दस्तखत हुए कि इसके बाद किसी किस्म के कोई इनके आपस में इख्तलाफात पानी पर नहीं होंगे। भाई, पानी तो लाइफ लाइन है। देखें, किसान को ज़रूरत है, हमें बिजली की ज़रूरत है, हमारे खेतों को ज़रूरत है। पानी के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं है। दुनिया सारी कह रही है ना कि आने वाले वक्त में पानी पर बहुत बड़ी जंग होगी, क्योंकि पानी जो है वो दुनिया में कम होता जा रहा है। मुझे एक बड़े पढ़े लिखे शख्स ने एक अजीब बात की, कहता है जी पानी तो समंदर में बहुत ज़्यादा है, तो इस पानी पे लोग क्यों लड़ रहे हैं? तो मैंने उनको कहा कि वो पानी और है, ये डैम्स का पानी, ये नहरों का पानी, ये बारिश का पानी, ये नदी नालों का पानी, ये और पानी है। ये हमारी लाइफ लाइन है, ये नहरों में इस्तेमाल होता है। समंदर का पानी तो इस्तेमाल नहीं हो सकता ना खेतों में, ना ही फसलों के लिए, ना हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये टेक्निकल बात है। उस वक्त भी पाकिस्तान की टेक्निकल टीम ने बैठ के ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट की कि पाकिस्तान का पानी किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता, और अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग पानी की वजह से होती। अब भी अगर भारत इन हरकतों यानी वक्त भारत को कुछ और मिल नहीं रहा तो वो इस पर भी सियासत कर रहा है, इस पर सियासत कर रहा है कि जी मैं इनका पानी बंद कर दूं, इनकी लाइफ लाइन बंद कर दूं। और अगर भारत इससे बाज ना आया, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि फिर इस पानी की वजह से भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खौफनाक जंग हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अपना हक किसी तरह भी नहीं छोड़ेगा। वो हक जो भारत खुद कबूल कर चुका है इंटरनेशनल सतह पर, वर्ल्ड बैंक के सामने दस्तखत करके बाकायदा डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है। अब आखिरी सवाल, अगर ये आबिजा रहियत होती है भारत की तरफ से, तो क्या आलमी बरादरी जो है वो खामोश रहेगी इस पर? अब देखिए, आलमी बरादरी को खामोश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए,
ख़ास तौर पर वर्ल्ड बैंक को, जो इसके दरमियान आया है, जिसने एक सालिस के तौर पे दस्तखत किए हैं। दोनों पार्टियां थी, इधर जवाहरलाल नेहरू था सदर पाकिस्तान, इधर अयूब खान थे, और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने बैठ के इस बात का तस्फिया करवाया और एक सिंतास मुआहदे के नाम पर एक एग्रीमेंट लिखा गया। अब इस एग्रीमेंट से भारत किसी तरह भी इनहराफ नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो यकीनी तौर पर हम सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे कि देखें जी, आपके ही नुमाइंदों ने ये सारा कुछ किया हुआ है, तो दुनिया का कौन सा मुल्क ये चाहेगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस पानी की वजह से जंग हो। और अगर ये जंग होगी खुदा न खास्ता, तो यकीनी तौर पर इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। बिल्कुल सही। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त होने जा रही है और क्या पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात का अगला राउंड होने जा रहा है, यानी ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी मोहसिन बेग साहब, अब हमें बात करनी है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की जो आखिरी रसूमात हैं वो कुम में जारी हैं, कुम में भी नमाज जनाजा उनका अदा किया गया है, और दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर पर जो हमला हुआ है उससे जो कशीदगी है उसमें इजाफा हो गया है। मोहसिन बेग साहब, सवाल ये है कि अमरीका और ईरान के दरमियान आप क्या देखते हैं कि कशीदगी जो है उसमें कमी आएगी या कशीदगी जो है वो बढ़ती जाएगी? क्योंकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर धमकियाँ इस तरह की हमें मिलेंगी तो भरपूर उसका जवाब दिया जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप धमकियों से बाज नहीं आ रहे। देखिए, वो तो जुबानी जमा खर्च इस किस्म की गुफ्तगू किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं सेब देती। वो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अनफॉर्चुनेटली जब किसी कौम का या मुल्क का सवाल आना हो तो ऐसे शख्स को आप हुकूमत दे देते हैं। खैर, पाकिस्तान में भी बहुत सी मिसालें हैं जिनको हुकूमतें मिली और इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया। ट्रंप भी अमेरिका का जो हाल कर रहा है और जिस किस्म की वो गुफ्तगू करता है, वो किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को या प्रेसिडेंट को जेब नहीं देती। और जो धमकियां वो दे रहा है उसमें कोई हकीकत नहीं है। ये मायदा उसने घुटनों पे आके किया है, रो के किया है, पाकिस्तान की मिन्नत करके किया है। ईरानियों ने एक चीज साबित कर दी कि वो एज ए नेशन, ठीक है, उनका नुकसान बहुत हुआ, फॉर्चुनेटली उनके ऊपर एग्रेशन दिखाया गया, लेकिन वो खड़े रहे, वो हिम्मत उन्होंने नहीं हारी। अभी भी जो मायदा है आने वाले दिनों में और अभी जो हुआ, ये उन्होंने अपनी डिमांड पीछे नहीं की। ट्रंप साहब सिर्फ होम ऑडियंस को एक माचो मैन बन के दिखा रहे हैं। जो अमेरिका में बड़ी एक आम सी चीज होती है, थप्पड़ खाने के बाद भी वो आपने देखा होगा फिल्मों में वो खड़े रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा मोहसिन बेग साहब, ये भी बताइएगा कि ये कुछ र्यूमर्स हैं और कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जो मुज़ाकरात का अगला राउंड है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। पहले तो ये कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ में फिर से कशीदगी फैल रही है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ राह हमवार हो रही है, और फिर ये कि क्या वाकई पाकिस्तान में होगा मुज़ाकरात का अगला दौर? देखिए, इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने कहा, यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन की जा रही थी जी, और मेरे ख्याल में टेक्निकल टीमें जो हैं वो यहाँ भी प्रिपेयर हो रही हैं। लगता तो यही कि यहीं पे अगला दौर होगा। दूसरी बात मैं आपको क्लियर दे देता हूँ कि अभी अमेरिका बिल्कुल गलती नहीं करेगा ईरान के साथ जंग लड़ने की। आपने हुर्मुज़ में ईरान को एक ऐसा लिवरेज मिला है और वो चाहता है कि लिवरेज उसके हाथ में रहे, जो कि मैं समझता हूँ होना चाहिए ऐसा, और वो चाहता है कि मैं इससे टोल लेके अपना नुकसान पूरा कर सकूं। वो भी किसी हद तक नेगोशिएटेबल है, टेबल पे बैठ के नेगोशिएट किया जा सकता है। पूरी दुनिया उसके वहीं से डैमेज भी होगी, वहीं से फायदा भी होगा। तो अगला दौर में पाकिस्तान में होने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि यहाँ मैंने सुना है तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, 1-2 होटल्स हैं जिनको खाली करवाया जा रहा है, तो उसी काम के लिए होगा। बिल्कुल सही साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो तनाज़ा चल रहा है, जंगबंदी तो चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां भी दी जा रही हैं। एक बार फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि डेटरेंस से ईरान को डरा लिया जाए, जो कि पहले भी उनका ये जो भी ख्वाब था वो फ्लॉप हुआ है और वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। अभी ईरान में हम देख रहे हैं कि शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की जो पूरी एक तकरीब चल रही है उनकी तदफीन के हवाले से, सर ईरान क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, और ये जो मुआहिदा है ये 60 दिन कितने इंपॉर्टेंट है? आपको लगता है कि मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ सूरत हाल जारी है या मामला बिगड़ेंगे? आप क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं?
जवेरिया देखिए, कंप्लीट मिसकैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ उसके अंदर एक एरोगेंस थी जब ईरान पर हमला किया गया। मिसकैलकुलेशन वो होती है कि आपने ईमानदारी से कोई हिसाब किया हो और वो फिर वर्कआउट ना करे, वो होती है मिसकैलकुलेशन। जब आप एक एरोगेंट अपने आप को समझते हैं और आप समझते हैं कि वेनेजुएला में अगर उसके सदर उसकी बीवी को रातों रात उठाकर आप अमेरिका ले गए थे, तो ये ओवर कैलकुलेशन है, ओवर कॉन्फिडेंस है, आप समझते। लेकिन आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि उनके खिलाफ जो लॉबी उठ खड़ी हुई है, बहुत ज्यादा कंडेम कर रहे हैं लोग, उनको सबसाइड किया जा सके कि मैं तो चाहता था जनाजे पर भी हमला कर सकता था और ये सारा। अब आखिरी बात इसके ऊपर जो आप कह रही है कि 60 दिन का, मेरा नहीं ख्याल 60 दिन के अंदर कंक्लूड होगा, क्योंकि JCPOA 2015 दिसंबर में साइन हुआ था और अगर आप उसकी तारीख में जाएं तो इंटरिम एग्रीमेंट नवंबर 2013 में साइन हो गया था। दैट मीन तकरीबन 25 महीने पहले उसका इंटरिम एग्रीमेंट साइन हो गया था। उसके बावजूद 25 महीने मुज़ाकरात होते रहे थे। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि उस वक्त ईरान के खिलाफ जंग नहीं हुई थी, ईरान को उस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं पता था, इतनी तबाही नहीं हुई थी, इसके 85 लीडर एक साल के अंदर शहीद नहीं हुए थे और ऑन टॉप ऑफ दैट 19 साइंसदान भी शहीद नहीं हुए थे। तो अब एक रिवेंज का एलिमेंट है, एंगर एलिमेंट है, कौम ज्यादा यूनाइटेड है, इसलिए बारगेन लीवरेज ईरान ज्यादा लेना चाहता है और मुझे लगता है कि थोड़े प्रोलॉन्ग होंगे मुज़ाकरात। ठीक है नसीर वाक़ई साहब, पाकिस्तान में अगर ये अगला दौर होता है, कितना फ्रूटफुल आप इस दौर को देख रहे हैं? और ये जो दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, खास पर ट्रंप ही धमकियां दे रहे हैं, ईरान तो ये कह रहा है कि अगर इस तरह की धमकियां दी जाएंगी तो फिर हम मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर देंगे। अमेरिका हो गया है एरोगेंट, बहुत मगरूर। वेनेजुएला का जो वाक़या हुआ उसके बाद उसने ये समझा कि शायद सारी दुनिया नवाला तारा है, हमारा जो दिल चाहेगा हम पूरी दुनिया में करते रहेंगे। लेकिन ईरान ने उनका ये ख्वाब इस तरह शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिया और ऐसा जवाब दिया है ट्रंप को कि वो शायद सारी ज़िंदगी याद रखेगा। अब जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, इस वक्त ईरान ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में हों। ये ईरान की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। उसकी वजह यह है कि जो बेहतरीन डेवलपमेंट मुज़ाकरात की हुई है ना, वो पाकिस्तान में हुई है और ईरान अपने आप को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस कर रहा है। आपने देखा है कि ट्रंप ने एक बयान दिया कि अगर मैं चाहता तो जब ये सारी की सारी लीडरशिप एक जगह पर इकट्ठी थी तो मैं एक बम मारता, मिसाइल मारता और सारों को ख़त्म कर देता। आप देखें ये किस कदर घटिया धमकी है। एक जानब वो एक दुख और अफसोस के लिए, एक जनाजे के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक जानब आप अमन की बातें कर रहे हैं, मुआहदे की बातें कर रहे हैं। और साहब इससे ये भी तो डिपिक्ट हो रहा है ना कि अंगूर खट्टे हैं, आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि अगली लाइन लिखी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मुज़ाकरात के लिए कोई सालसी बचेगा नहीं। नसीर वाक़ई साहब, मोहसिन बेग साहब और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।